मैं बलोचिस्तान के एक बड़े शहर का मुस्तकिल बाशिंदा हूँ, ताहम मेरा ताल्लुक काश्तकारों के घराने से है और पंजाब के एक जरखेज इलाके में मेरी तकरीबन 50 एकड़ अराजी है। फसलों और मवेशियों की देखभाल और हिसाब किताब की गर्ज से अक्सर आना जाना लगा रहता था। इस सिलसिले में मैं आज भी बजरिया रेल बलोचिस्तान से पंजाब के लिए रवाना हो रहा था। मेरा ये सफर मेरे लिए अजनबी नहीं था, मैं अक्सर ही ये सफर करता रहता ये था, जैसा कि मैं आप सबको उसके बारे में बता चुका हूँ। खैर, इसलिए मैं मजे से रेल में बैठा था। मेरी माँ ने मुझे मुर्ग का गोश्त भन कर दिया था। उसके साथ साथ कुछ रोटियां और उबले हुए अंडे भी थे। ये सब चीजें मेरी माँ ने मुझे प्लास्टिक की एक छोटी मगर खूबसूरत टोकरी में रख दिया था। इसके अलावा पानी की एक दो छोटी छोटी बोतलें भी थीं। ये पानी की बोतलें मेरी माँ ने इसलिए टोकरी में रख दी थीं ताकि मैं स्टेशन उतरकर पानी पीने की या भरने की तकलीफ से बच सकूं। मेरा बलोचिस्तान से पंजाब का सफर कभी भी इतना खुशगवार साबित नहीं हुआ। एक तो सफर तवील होता, दूसरा मैं अकेला होता, इसलिए बड़ी बोरियत होती। मगर क्या करता, सफर भी तो करना था, इसलिए मजबूरा सफर करना पड़ता और इस सफर में थकावट भी बहुत होती। जब अपनी मंजिल पर पहुंचता तो जिस्म थकन से चोर चोर हो चुका होता, मगर कारोबार का हिसाब किताब रखना भी तो जरूरी था। अगर ये मजबूरी ना होती तो कभी इतना तवील, कठिन और बोर सफर ना करता। मैं रास्ते भर सफर के मुताल्लिक सोच सोच कर बोर हो रहा था। ट्रेन की टिकट पहले ही बुक करवा चुका था, इसलिए ट्रेन की रवानगी से निस्फ घंटा पहले स्टेशन पहुंचा। स्टेशन पर काफी गहमा गहमी थी। प्लेटफॉर्म पर लोग आ जा रहे थे। कुछ लोग करसियों पर बैठे हुए थे। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर लग चुकी थी। कुछ मुसाफिर ट्रेन में सवार हो चुके थे और कुछ मुसाफिर वैसे ही वक्त गुजारी के लिए प्लेटफॉर्म पर टहल रहे थे। खैर, जैसे ही मैं रेलवे स्टेशन तक आया तो मैंने देखा कि स्टेशन पर गहमा गही थी। रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी थी और अपने मुसाफिरों का इंतजार कर रही थी। मैं जल्दी से रेलगाड़ी के पास गया और फिर इसके अंदर दाखिल हो गया। होगी नंबर 2 और सीट नंबर 58, जो कि खिड़की के साथ थी। मैं इस सीट पर बैठकर आगे के प्रोग्राम मुरतब करने लगा। फिर जब मैंने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखा तो रेल चलने में बस 10 मिनट बाकी रह गए थे। मैंने एक तवील सांस लिया और सोचा कि ये 10 मिनट भी जल्द अज जल्द गुजर ही जाएंगे। इस सोच के साथ ही मैंने रेल के इस डब्बे में एक नज़र दौड़ाई और फिर मेरी नज़र अपने सामने मौजूद सीट नंबर 59 पर पड़ी। ये सीट खाली थी, मगर इसके नीचे रखा बैग इस बात का शाहिद था कि सीट का मालिक किसी काम से या फिर वक्त गुजारी की गर्ज से स्टेशन पर उतरा हुआ है। मगर फिर मैंने गार्ड की सीटी की आवाज़ सुनी। इस सीटी की आवाज़ के साथ ही अंजन ने वसल दी और गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। स्टेशन पर अभी सिर्फ वही लोग रह गए थे जो अपने अजीज व अकारिब को छोड़ने आए थे। अब वो सिर्फ गाड़ी को देख रहे थे। इनके हाथ अलविदाई अंदाज में दाएं बाएं झूम रहे थे। गाड़ी की रफ्तार अब काफी हद तक बढ़ चुकी थी। मेरे सामने वाली सीट का मालिक दरवाजे की जानिब से चलता हुआ अपनी निशस्त पर आ बैठा। इसकी रंगत सियाह थी और चेहरा पर इसरार लग रहा था। आंखों पर लगी काली ऐनक उसे मजीद खौफनाक बना रही थी। दौरान सफर उसने मुझसे बिल्कुल बात ना की। मैंने भी इसको ज्यादा अहमियत ना दी। आखिरकार ट्रेन बलोचिस्तान के पहाड़ों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ती चली जा रही थी। कुछ का स्टेशन आ चुका था। यहाँ पहुंचकर मुसाफिरों के खाने पीने की अशिया खलने लगे। भूख को भी हवा दी और फिर भने हुए मुर्ग के तस्वुर में मैंने अशियाए खुर्दोनोश की टोकरी उठा ली और खाने में मसरूफ हो गया। मगर फिर मुझे अचानक सामने बैठे पर इसरार शख्स का ख्याल आया, तो मैंने एक रोटी पर गोश्त के टुकड़े रखकर उसकी तरफ बढ़ाए, जो उसने बखुशी कबूल कर लिए। जवाबान उसने भी मुझे अपने साथ लाया हुआ गोश्त का सालन पेश किया, जो मैंने ना चाहते हुए भी कबूल कर लिया। इसका दिया हुआ सालन वाकई लजीज था, मगर इस सालन को खाते हुए मुझे अपने मुंह में किसी सख्त चीज का एहसास हुआ। शायद कोई हड्डी थी, मगर जब मैंने हड्डी निकाली तो वो इंसानी उंगली का हिस्सा था। गौर करने पर मालूम हुआ कि मेरे हाथ में एक
इंसानी उंगली थी। मैंने खौफजदा होकर इस पर इसरार अजनबी की तरफ देखा तो वो गोश्त को बड़े मरगूब अंदाज में भंजोड़ने में मसरूफ था। अब उसने अपनी ऐनक भी उतार दी थी जब मैंने उसकी आंखों की जानिब देखा। उफ, खुदा की पनाह, इसकी आंखें किसी भेड़िए की आंखों से मुशाबह थीं। अब मुझे इस शख्स से कराहत महसूस होने लगी थी और दिल में एक अनजाना सा खौफ भी सर उठा रहा था। इंसानी उंगली देखकर मेरे जिस्म में झुरझुरी सी आ गई। मैं खनकती नजरों से इस पर इसरार शख्स की तरफ देखने लगा। वो शख्स इस बात से बेनियाज बड़ी रगबत से खाना खा रहा था, उसे एहसास ही ना था कि उसने मेरे साथ क्या किया है। मुझे इंसानी उंगली का गोश्त खिला दिया था। मुझे कराहत महसूस हो रही थी, दिल मुतलाने लगा था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं खौफजदा नजरों से उस शख्स की तरफ देखे जा रहा था जो सब बातों से लापरवाह खाने में मसरूफ था। वो शख्स कौन हो सकता है? क्या कोई इंसान ऐसी हरकत कर सकता है? क्या कोई इंसान किसी दूसरे इंसान का गोश्त खा सकता है? तो फिर ये किया था। शख्स कौन था? इसके पास इंसानी गोश्त कहाँ से आया? और उसने बिल्कुल लापरवाह होकर इंसानी गोश्त मुझे खिला दिया था। क्या उसे इस बात का खौफ नहीं था कि वो क्या कर रहा है? वो इस तरह मुसीबत में फंस सकता है। मैंने बादल नखास्ता अपना खाना जल्दी से जहर मार किया, भुनी हुई उंगली अजनबी की नजरों से बचाकर बाहर फेंकी और जल्दी जल्दी बर्तन समेट दिए। दिमाग में एक खौफ सा समा चुका था, हलक में कांटे चुभने लगे थे। पानी की बोतल मैंने उठाई और ग्लास में पानी डाला। करीब था कि मैं पानी पीता, मगर ये किया, इसका पानी सुर्ख रंग का हो गया। मैंने जल्दी से उसे खिड़की से बाहर फेंका, मगर जब बाहर नजर दौड़ाई तो वो सिर्फ पानी ही था। बोतल उठा कर देखी तो उसमें भी पानी था। फिर ग्लास में सुर्ख पानी कहाँ से आ गया? मैंने इस वाकये को अपना वहम समझकर जहन से झटक दिया। अजनबी अब ऐनक पहन चुका था। मैं इस पर इसरार शख्सियत से बुरी तरह खौफजदा हो चुका था, लिहाजा अपनी सीट से उठा और दरवाजे में जा खड़ा हुआ। फराटे भरती गाड़ी पलक झपकने में कहां से कहां चलती जा रही थी। मैं सामान देखने की गर्ज से वापस सीट की तरफ आया। सामने बैठा अजनबी अपने सामान समेत गायब था, ताहम मेरा सामान ठीक ठाक पड़ा था। मैंने सोचा कि शायद वसल बजने के बाद जब मैं दरवाजे की सिमत आया हूंगा तो वो दूसरे दरवाजे से उतर गया होगा। वो यकीनन आपगुम के स्टेशन पर ही उतरा होगा। खैर, मैंने इसे फरामोश करने की कोशिश की। थोड़ी देर के बाद इस सीट पर एक खान साहब ने डेरा जमा लिया। मैं थक चुका था। अपनी सीट पर विराजमान होते ही मुझे नींद आ गई। जब आंख खुली तो भी सामने वो खान साहब ही थे। पूछने पर मालूम हुआ वो मुल्तान जा रहे हैं और ये सीट इन्होंने ही बुक करवाई है। मैं खुश हो गया कि चलो, इस पर इसरार शख्सियत से तो जान छोटी। खैर, इसके बाद मैं तकरीबा रात 4 बजे अपनी मंजिल पर पहुंच गया। हर सौ अंधेरे का राज था, अलिफ था। स्टेशन पर इक्का दुक्का आदमी बंचों पर बैठे ऊँघ रहे थे। मैंने अपने सरहाने बैग रखा और खाली बंचा पर लेट गया ताकि सुबह होते ही शहर के नवा में वाक़े अपने गांव की जानिब जाने वाली वैगन पकड़ सकूं। मैं सो गया। मगर जब सुबह हुई तो कुओं की काएं काएं ने मुझे बेदार किया। वहीं मैंने स्टेशन के एक स्टॉल से चाय पी और बैग उठाए स्टेशन से बाहर आ गया। सोने से किसी हद तक थकावट उतर चुकी थी, ताहम आंखों में नींद का शुमार अभी तक बाकी था। खाबीदगी के आलम में रिक्शा वाले से वैगन के अड्डे तक जाने के लिए किराया तय किया। रिक्शे वाले की छबती आवाज से मेरी आंख खल गई, क्योंकि वैगन का अड्डा आ चुका था। रुपए गिनकर रिक्शा वाले के हाथ में थमाने के बाद सरसरी अंदाज में इसकी जानिब देखा तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि ये वही पर इसरार शख्सियत थी जो आप कम तक मेरी हमसफर रही थी। किराया लेने के बाद वो आगे बढ़ गया, जबकि मैं आयत अलकरसी का व्रत करते हुए वैगन में बैठ गया। वैगन ने अपना सफर शुरू कर दिया और मैं अपने गांव पहुंच गया। सबसे पहले मैंने नाना मुहतरम की खिदमत में हाजिरी दी। हमेशा की तरह आज भी उनके घर में मेहमानों का तांता बांधा हुआ था। मेरे नाना बहुत खुदा तरस थे। उनका घर गोया
कि लंगर खाना था। जब मेहमान जा चुके तो नाना मुहतरम से बात करने का मौका मिला। इन्होंने ठंडी सांस भरते हुए कहा, खुदा का एहसान है कि उसने मुझे उन मुहताजों की खिदमत पर मामूर फरमा दिया है। दुआ करो कि अल्लाह ताला मेरी इस खिदमत को कबूल फरमाए। इतने में बड़े मामू भी काम से लौट आए थे। फिर घर में गोया जश्न का समा था। मुमानिया, मामो, कजिन और नाना नानी की बातें, खूब चहल पहल लग गई थी। उसी दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई। ठुक ठुक ठुक, दरवाजा खटकने की आवाज सुनाई दी तो नाना जान फौरन बोले, जाओ कोई मेहमान होगा, उसे बैठक में बैठाओ। खुदा ने हमारे नसीब में सआदतें ही सआदतें लिख दी हैं। बेजारी का इजहार मत करना, बल्कि खिदमत को सआदत समझते हुए मेहमान की खातिर तवाज़ो करो। नाना की ये बात सुनकर मामू बाहर चले गए। फिर इन्होंने मेहमान को बैठक में बिठाया। फिर वो बाहर आए तो मैंने कहा, मामो जान आप चलें, मैं पानी लेकर आता हूँ। मामो ने ये सुनकर कहा, चलो अलिफ कट्ठे चलते हैं। इसके बाद मैं मामो जान के हमराह पानी का जुग और ग्लास पकड़े बैठक में दाखिल हुआ तो ये देखकर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई कि सामने हमारा मेहमान वहीं पर इसरार शख्स था। घबराहट के आलम में पानी का ग्लास मेरे हाथों से छूटकर जमीन पर गिर गया। मैंने जल्दी से जुग और ग्लास मेहमान के सामने रखे और उजलत में बैठक से बाहर आ गया। ताहम मैंने अपनी परेशानी किसी पर जाहिर ना होने दी। मामो ने भी यही ख्याल किया कि शायद वैसे ही पानी का ग्लास मेरे हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया है। जमीनों का हिसाब किताब करने और आइंदा का लायहा अमल तय करने के बाद मैं वहां ना रुका, बल्कि मैं जल्द कोयटा आना चाहता था ताकि कोयटा में अपने रूहानी बुजुर्ग हाफिज अलीम साहब से सारा वाकया बयान करूं। सच पूछे तो मैं डरने लगा था। नाना और दीगर अजीज वो अकारिब से इजाजत लेकर मुकर्ररा वक्त रेलवे स्टेशन पर पहुंचा और अपने शहर के लिए टिकट खरीदा। रात 8 बजे गाड़ी पहुंची। मैं अपना बैग उठाने को था कि एक कुली ने बढ़कर मेरा बैग उठा लिया। मैंने आवाज दी, छोटा बैग है, मैं खुद उठा लूंगा। मगर जब कुली ने मेरी जानिब देखा तो गोया दिल हलक में आ गया, क्योंकि ये कुली वही पर इसरार अजनबी था। रात तो मेरी हालत देखने के काबिल थी। चेहरा फिक और ऐसा लगा कि खून पूरे जिस्म में मुंजमद हो गया हो। मेरी हालत गैर होते देखकर वो मुझे से मुखातिब हुआ। उसने कहा, मुझे मरे हुए तकरीबन 10 साल गुजर चुके हैं। आज से 10 साल पहले मैंने खुदकुशी करके अपनी जान का खात्मा कर लिया था। क्यों? मैंने डरते डरते पूछा तो वो बोला, वाकया ये था कि मैंने कोयटा से पंजाब जाना था। मैं ट्रेन में सवार हवा और चल दिया। तुम कोयटा में कहाँ रहते थे और किया करते थे? मैं कोयटा में मजदूरी करता था और जिस बस्ती में तुम रहते हो वही मेरा घर था। मैं अपने बीवी बच्चों को अपने से इतनी दूर एक दूसरे सूबे में छोड़कर मजदूरी की गर्ज से कोयटा में रह रहा था। एक मर्तबा मुझे इत्तला मिली कि मेरी बच्ची शदीद बीमार है। मैंने किफायत करते हुए ज्यादा से ज्यादा रकम जुमा की। मैं दिन रात मेहनत की चुकी में पसता रहा। आखिरकार मैं अपनी मतलूबा रकम जुमा करने के बाद कोयटा से रवाना हुआ। बोगी नंबर 2 में मेरी सीट नंबर 59 थी। सामने बैठे सीट नंबर 58 के मुसाफिर ने मुझे कोई चीज खिलाई तो मुझ पर नींद का गलबा तारी हो गया और जब मेरी आंख खुली तो आप गुम का स्टेशन आ चुका था। अब जो मैंने देखा तो मेरा सामान भी गायब था। मैं उजलत में आप गुम के स्टेशन पर उतरा, हर सौ निगाह दौड़ाई, मगर वो शख्स कहीं नजर न आया। मजबूरा मैं फिर से गाड़ी में सवार हुआ। मैं जान गया था कि किसी जेब कतरे ने मेरी जेब काट ली है। इस तरह मैं अपनी सारी रकम से महरूम हो गया। वैगन का इंतजार किए बगैर मैं पैदल चल पड़ा। रास्ते में वाकिफकार रिक्शा वाले के साथ अपने घर की जानिब रवाना हुआ तो रास्ते में तुम्हारे नाना के घर तक पहुंचा ही था कि रिक्शा खराब हो गया। बारिश जोरों पर थी। तुम्हारे मेहमान नवाज नाना के यहाँ रात का खाना खाने और बारिश के बाद अली सुबह फौरन अपने घर के लिए रवाना हुआ। मेरी बीमार बच्ची पैसे ना होने की बदौलत दवाई की अदम दस्तयाबी के बाइस मर गई। मुझे सीट नंबर 58 पर बैठे शख्स पर बहुत गुस्सा आया, जो कि ना जाने मेरा सब कुछ लौटकर कहाँ चला गया था। मैं नहीं जानता था कि वो कहाँ गया।
उसी लिए बहुत गुस्सा आया। जहनी दबाव और गुस्से की इंतहा ने मुझे खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया और मैंने खुदकुशी कर ली। इस दिन के बाद से मेरी रूह भटक रही है और जब भी दिसंबर की 15 आती है, जब मैं कोयटा से रवाना हुआ था, तो हाँ मैं बता रहा था कि दिसंबर की 15 को मैं मज़कूरा गाड़ी की बोगी नंबर 2 और सीट नंबर 58 पर बैठे हर शख्स को मौत की नींद सुला देता हूँ। ये सोचकर मुझ पर झुरझुरी सी तारी हो गई। तो क्या मैंने एक भूत के साथ सफर किया था जो अपना इंतकाम लेने के लिए बेगुनाह मुसाफिरों को मौत के घाट उतार रहा है, अगर वो मुझे भी। ये सोचकर ही मैं खौफ से लरज उठा। खौफ से मेरा जिस्म कपकपाने लगा था। मैंने एक नजर ट्रेन के इस भूत की तरफ देखा और हकलाते हुए बोला, हूँ तो मैं। मेरे मुंह से नामुकम्मल अटका हुआ जुमला निकला तो वो बोला, तुम वो वाहिद शख्स हो जो मुझसे बच गए, क्योंकि तुम्हारा ताल्लुक इस बुजुर्ग हस्ती से है जिसके घर से मैंने रात का खाना खाया था। इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया और अब मैंने ये फैसला किया है कि मैं अपनी इंतकाम की आग को बुझा दूं। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, कहाँ मैं खुद नहीं जानता। अपनी बात पूरी करते ही वो मेरी नजरों के सामने से गायब हो गया। ये देखकर मेरा दिमाग चकरा गया। मैं बमुश्किल अपने घर पहुंचा, मगर तवील अरसा गुजरने के बावजूद मैं सोचता हूँ वो कहाँ गया।